नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत 4-5 दिनों के बाद फिर से हिंदी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 राज्यों के चुनाव आज ख़त्म होने जा रहे हैं और चुनाव ख़त्म होने का मतलब वोटिंग ख़त्म हो रहा है, मतदान ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसकी गिनती जो है उसके बाद ही चुनाव ख़त्म हो गए। मतलब ये है कि 3 तारीख को जब इन 5 राज्यों में मतदान हुआ है उसकी गिनती होगी, मतगणना होगी और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तब ही हम मानेंगे कि भैया चुनाव ख़त्म हो गए। क्योंकि आज भी चुनाव चल रहा है और जब तक मतगणना नहीं होती तब तक वोटिंग की प्रक्रिया, मतदान की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मराठी में भी पूछा और हिंदी में भी लोगों ने, जिनके पास मेरा नंबर है, उन्होंने पूछा कि आपने इस चुनाव के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं। वैसे तो मैंने एक वीडियो किया था, शायद मराठी में किया था, कि इस 5 चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें मोदी जी का या बीजेपी का भविष्य क्या होगा, ऐसा वीडियो मैंने बनाया था। लेकिन पर्टिकुलर किसी राज्य, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिज़ोरम हो, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि जो कुछ सर्वे आ गए, ओपिनियन पोल आ गए, ये मुझे धुंधले से लग रहे हैं। उसमें कुछ यानी उसमें कोई सार मुझे नहीं मिला कि जिस पर भरोसा करूँ। हाँ, चीज़ें बहुत सारी लोगों से पता चले। मैं ही नवंबर के शुरुआत 3, 4, 5 तारीख को खुद जयपुर में था, यानी राजस्थान में था। उसके बाद कम से कम 8 दिन मैं दिल्ली में था। बहुत सारे लोगों से बातें होती थी, पर्टिकुलरली जो दिल्ली में रहते हैं या मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह से जिनकी आवाजाही रहती है, ऐसे लोगों से भी बात हो गई। और जो मैं सुन रहा था उससे मुझे कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा था। वहाँ जो कुछ है, मुझे याद है पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की इतनी बुरी हार हो गई, ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगा भी नहीं था। मैं मानता था कि छत्तीसगढ़ शायद बीजेपी जीत जाएगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खतरा है, ये मेरा अंदाज़ा था 5 साल पहले, जो गलत साबित हुआ। और सबसे ज़्यादा बीजेपी की बुरी हार हो गई तो छत्तीसगढ़ में हो गई। और आज मैं छत्तीसगढ़ पर ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार छत्तीसगढ़ के 2 पत्रकार दोस्तों से बात करने का मौका मिल गया। और उनका जो अंदाज़ा है, उन्होंने जिस ढंग से मुझे समझाया है, उस पर अगर भरोसा करूं तो मुझे लगता है कि शायद 5 विधानसभा के जो नतीजे आने वाले हैं 3 दिसंबर को, वो नतीजे सबसे चौंकाने वाले अगर कहाँ होंगे तो वो छत्तीसगढ़ में होंगे। क्योंकि पिछले 2 महीने से, 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, किसी भी तरीके से हर राज्य का जो ओपिनियन पोल निकल रहा है उसमें राजस्थान में बीजेपी आराम से जीत जाएगी, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, ये कहा जाता है। लेकिन हर ओपिनियन पोल में या सर्वे में एक बात बिल्कुल साफ सामने आ गई कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस आराम से जीत जाएगी। और जो कुछ बीजेपी वाले महाराष्ट्र के हो या दिल्ली के हो, मुझसे मिले हैं, उन्होंने भी ये मान लिया है कि बीजेपी की स्थिति 5 साल पहले जो थी उससे सुधर जाएगी, लेकिन बीजेपी जीतेगी ऐसा कोई भी नहीं बोला। फिर भी ये 2 पत्रकार जो वोटिंग के बाद, वोटिंग के आसपास मेरे से बोले हैं 30 तारीख को दोपहर को, उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे चौंकाने वाले नतीजे शायद छत्तीसगढ़ से आने वाले। मतलब साफ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भी कुछ होना है वो हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत सकती है, ऐसा मेरा गट फीलिंग है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि ये सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट होगा।
शायद मैं बिल्कुल गलत साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर किसी से बात नहीं की है। हाँ, 2 पत्रकारों से बात की है, लेकिन वो मेरे परिचित है तो मैं उन पर भरोसा करता हूँ। और उसमें से एक नागपुर का है जो छत्तीसगढ़ में जिसकी आवाजाही रहती है, इसलिए मैं उन पर भरोसा करता हूँ। और दूसरा एक कारण और भी, मैं जब मुझे ऐसी कोई खबर मिलती है, सूत्रों से, सोर्सेस से ऐसा कहा जाता है, तो ऐसी जब सूत्रों से खबर मिलती है तो मैं उसकी थोड़ी जांच करता हूँ, इधर उधर घूमकर कुछ खबरें पुरानी नई जोड़कर देखता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जो खबरें मैंने ये दोस्तों से बात करने के बाद चेक करी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है, शायद छत्तीसगढ़ सबको चौंका देगा। और उसका एक कारण मैंने देखा कि जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी पार्टी होकर या संगठन होकर नहीं कर पाई थी, वैसी बात अपने आप जो आदिवासी गुट है, जो कन्वर्ट नहीं हुए, आपको मालूम ही है कि छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यहाँ क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरीज होते हैं वो वहाँ के आदिवासी और पिछड़े समाज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बहुत सारे सालों से कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी कन्वर्ट भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स है, जातियाँ जनजातियाँ है, वो कन्वर्ट नहीं होना चाहती। और उनका बहुत सारा गुस्सा इस मिशनरियों पर है। जिस ढंग से ज़बरदस्ती की जाती है, कुछ लालच दिया जाता है और उससे बचने की ये सब जनजातियाँ कोशिश करती है, ऐसे लोगों का बीच में एक कुछ गड़बड़ हुआ था और उन्होंने मिशनरियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। और उसके पीछे कोई राजनीति का दल नहीं था, संगठन नहीं था। तो अगर उससे मैं जोड़कर ये 2 दोस्तों की बात मान लूँ तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि जो कन्वर्ट भी हो गए, यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उनमें भी बहुत सारा गुस्सा है कि हमारा तो धर्म बदला गया, लेकिन हमको ऐसे कोई भी फायदे नहीं मिले, कुछ लाभ नहीं हुआ कि जिसके लिए हमको कन्वर्ट किया गया, हमको नया धर्म चिपकाने की कोशिश की गई। इसका जो गुस्सा है, उस गुस्से के कारण बहुत सारे फिर रिकन्वर्ट खुद को हिंदू बताने में लगे हुए हैं। ऐसी जो खबरें मुझे पहले से कुछ मालूम थी और आज के लिए यानी 30 तारीख के बाद मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत भारी परिणाम छत्तीसगढ़ के चुनाव पर होने जा रहा है। और दूसरी बात और एक है कि जिस ढंग से पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार चली है, उसका भी बहुत सारा गुस्सा एक तो वहाँ के शहरी मतदाताओं पर है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा अगर आदिवासी जनजाति मतदाताओं पर है, तो वो जोर शोर से वोटिंग करके कांग्रेस को हरा सकते हैं। और वोटिंग तो हो गई है, अभी मैं बोल रहा हूँ उस वीक मैं बोल रहा हूँ तो तेलंगाना की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं बात तेलंगाना की नहीं कर रहा हूँ जहाँ का वोटिंग हो चुका है। और जिस ढंग से वोटिंग हुआ है, जिस जोर शोर से वोटिंग हुआ है, उसके बाद ये मेरे दोस्त बोलते हैं कि वोटिंग का प्रमाण जो बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ा है, तो उसका एक ही कारण है, जो आदिवासी जनजातियाँ उदासीन रहती थी, वो चुनाव से दूर रहना चाहती थी, वो जोर शोर से मैदान में उतर गई है। और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, जिसका खुद बीजेपी को भी पता नहीं है, ऐसा उन पत्रकार दोस्तों का मानना है। तो मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चमत्कार छत्तीसगढ़ में होने वाला है, क्योंकि खुद बीजेपी को कोई आशा नहीं है कि हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। हाँ, बीजेपी मानती है कि पिछले चुनाव में जो बहुत सारे सीटें घट गई थी, तो वो सीटें निकल कर आएगी और 30-35 तक बीजेपी पहुंच जाएगी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अगर वो 45 से आगे चले गए या ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ में होगा। और इसलिए मैंने
शीर्षक भी दिया है कि छत्तीसगढ़ का जो नतीजा है वो सबसे चौंकाने वाला होगा। अब आते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में तो मैं था, 3 दिन था, जयपुर में था। उधर बहुत सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन हो गई। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि हर चुनाव में राजस्थान अपना मूड बदलता है, अपनी सरकार बदलता है, सत्ता वाली पार्टी बदलता है। तो इस बार तो बीजेपी की बारी है। लेकिन दूसरी बात ये भी सुनने को मिली कि जो पिछली 2 बार बीजेपी की चीफ मिनिस्टर रही वो वसुंधरा राजे पर वहाँ के लोगों का गुस्सा है, और इसीलिए शायद बीजेपी ने इस वक्त वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन के पेश नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के हाईकमांड को शिवराज सिंह चौहान को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन जो माहौल देखा गया उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने ही शिवराज सिंह चौहान को इस ढंग से प्रचार सभाओं में अपने साथ घुमाया और उनका नाम, उनकी प्रशंसा की है। तो साफ बात है कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है उसका फायदा बीजेपी को मिलकर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। विशेष करके कुछ लोग बताते हैं कि जो लाडली बहना वगैरह कुछ योजना शिवराज सिंह चौहान ने लाई, उससे महिलाओं में उनका वजन बढ़ गया है। महिला मतदाता जो है वो बड़ी तादाद में शिवराज सिंह की प्रशंसा कर रही है, सराहना कर रही है। तो शायद उसका फायदा मिलेगा। और मोदी जी को बात तो आपको मालूम है कि मोदी जी बीजेपी के लिए राज्य विधानसभा चुनाव होता है उसमें बोनस जैसा काम करते, यानी उनके कारण 2-4% वोट बीजेपी के लिए बढ़ते विधानसभा में। लोकसभा में 15-20% तक मोदी के कारण बढ़ जाते। लेकिन जहां बीजेपी की स्थिति अच्छी है वहां मोदी के कारण बीजेपी को बोनस मिल जाता है। और छत्तीसगढ़ में एक बात और मैंने सुनी कि कांग्रेस बार बार बोल रहा है कि हमारे पास तो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। बीजेपी वाले किसी चेहरे को पेश नहीं कर रहे कि अगला छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कांग्रेस एक बात भूल गई है कि कांग्रेस के पास भी पिछले चुनाव में कोई लीडर नहीं था। बघेल जो है आज के चीफ मिनिस्टर है वो उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उनको भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर पेश नहीं किया गया था। असलियत इतनी कांग्रेस की बुरी हालत थी पिछले टाइम 5 साल पहले कि उनकी पूरी की पूरी जो लीडरशिप थी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, आपको याद होगा एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था, उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मारी गई थी। बचे थे सिर्फ अजीत जोगी जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही नहीं हुआ करता था, फिर भी कांग्रेस तो जीत गई। और उसका कारण ये भी बताया गया कि शायद रमन सिंह की लोकप्रियता पूरी की पूरी गिर गई थी और बीजेपी का उसका अंदाज़ा भी नहीं था। तीसरी बात और एक बताई गई, यानी दिल्ली और जयपुर में जब मेरा मुक्काम था तो मुझे ये बताया गया कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी गलती कर दी थी कि अपने सारे चुनाव, यानी छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वो चुनाव राज्य के नेताओं पर छोड़ दिए थे। क्योंकि वहाँ जो बहुत सारे मध्य प्रदेश में कुछ 70 वगैरह एमएलए थे, उनके खिलाफ लोकमत था, राजस्थान में भी वही था। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर अड़े बैठे थे कि नहीं, इनका टिकट नहीं कटना चाहिए। तो उस कारण वो जो बदनाम हुए जिनकी पॉपुलैरिटी घट गई थी, ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए गए, उनका नुकसान बीजेपी को भरना पड़ा। और इसलिए तीनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता चली गई थी। उसमें से
जो बैलेंस था, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां कांटे की टक्कर हुई थी, कांग्रेस को बहुत बड़ा भारी बहुमत नहीं मिला था जैसा छत्तीसगढ़ में मिला, फिर भी बीएसपी वगैरह ऐसे पार्टियों की एमएलएस का साथ लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उसमें से जो कांग्रेस के पास नाराजी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता थे और उनके सपोर्टर्स थे, वो एमएलए अलग हो गए और मध्य प्रदेश में सत्ता पालट हो गया। इस वक्त शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार हर कैंडिडेट क्यों खड़ा किया जाए, अगर अनपॉपुलर है तो नहीं खड़ा किया जाएगा, उसका टिकट काटा जाएगा। ये राजस्थान में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो इसलिए जिस ढंग से बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूरा ध्यान लगाया, जी जान लगाई है, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। हाँ, एक बात है कि राजस्थान में बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी में जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा तो नुकसान बीजेपी को होगा, और उसको नुकसान बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाएगा। शायद बहुमत क्रॉस भी कर जाए, लेकिन बड़ा भारी बहुमत मध्य प्रदेश में बीजेपी का नहीं आएगा, ऐसा मुझे कहा गया है। मैंने उसका स्टडी नहीं किया है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं तो बीच में जो इंडिया आघाड़ी बनी और सनातन धर्म के खिलाफ इंडिया आघाड़ी ने जो कुछ बोला गया है, उसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। एक कारण मुझे एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने अच्छा बताया, और यशवंत देशमुख जो सेफोलॉजिस्ट है, उनका एक कहना मुझे बहुत पसंद आया। वो बोले कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो माना जाता है कांग्रेस करती है, उसके खिलाफ हिंदू मतदाता भी नहीं है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियां एंटी हिंदू होते चली गई है, और उसका हिंदू समाज में बहुत बड़ा गुस्सा है। सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना, ये कांग्रेस को करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी हमेशा बोलती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करती है, वो सच भी है, लेकिन इसका गुस्सा हिंदुओं में ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ बोलोगे और आपको हिंदू के ही वोट चाहिए, तो वो नहीं मिलेंगे। इसका फायदा तीनों राज्यों में बीजेपी को मिल सकता है। उसका थोड़ा और फायदा तेलंगाना में भी आज वोटिंग हुई है, वहाँ बीजेपी को मिल सकता है। शायद तेलंगाना में फिर से चंद्रशेखर राव बहुमत लाएंगे, सत्ता लाएंगे, लेकिन कांग्रेस की जगह बीजेपी अगर 2 नंबर की पार्टी हो गई तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मेरा मानना नहीं है, क्योंकि मैंने उसका स्टडी नहीं किया है। लेकिन एक बात है कि 5 राज्यों के चुनाव में विधानसभा के सबसे चौंकाने वाले रिजल्ट छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं। ये मेरा गट फीलिंग है, मेरे दोस्तों का कहना है। देखते हैं, 3 दिनों के बाद तो नतीजे आपके सामने होंगे। शायद मैं गलत साबित हो जाऊंगा, शायद मेरी जो भविष्यवाणी है वो लॉटरी लगने जैसी किस्मत की बात हो सकती है। बस अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।